हेलो दोस्तों, हम आज भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में विभाजित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम के जो भी प्रावधान थे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया और गवर्नर की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित था। वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए तथा फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मानसन और बारवेल कार्यकारी परिषद के अन्य सदस्य नियुक्त किए गए। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। अब प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो 6 सदस्यीय थी। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा साथ ही प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। उपर्युक्त दोनों ही अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान किया गया। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के समय से पहले से ही भारत में कंपनी में बहुत ही बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार व्याप्त था। कंपनी घाटे में जा रही थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी बहुत ही मालामाल हो रहे थे। ऐसे में देखा गया कि कंपनी घाटे में जा रही है और कंपनी के कर्मचारी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये दोनों विरोधाभास कैसे हो सकता है। और साथ ही भारत में जो युद्ध लड़ा जाता था कंपनी के द्वारा, उसमें जो सेनापति थे और गवर्नर जनरल दोनों के बीच में समन्वय का अभाव था। ऐसे में कॉर्नवालिस को बोला गया वो भारत में आए और गवर्नर जनरल का पद संभालें। कॉर्नवालिस भारत में आने से पहले अमेरिका में तैनात थे और कॉर्नवालिस ने भारत में आने के लिए अपनी शर्त रखी कि उन्हें कार्यकारी परिषद के विरुद्ध और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की जाए। ऐसे में 1786 के अधिनियम द्वारा ये दोनों ही कार्य किया गया। ठीक है दोस्तों। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के बाद 1813 आता है। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी गई और कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इसके बाद 20 साल के बाद फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को
पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को सम्मिलित किया गया। साथ ही मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से अलग किया गया। यह विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस पे जो भी हम लोग किए उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर किया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो जैसा अभी आपने पीछे पढ़ा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही के माध्यम से 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सुमेलित कराया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नियंत्रक परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्ति हुआ था मैकाले 1833 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी कैसे कैसे? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, कंपनी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, और प्राच्यविद एवं आग्लविद विवाद। तो दोस्तों यह तीनों ही कथन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद से चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों अभी हमने पीछे देखा कि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी के अधीन जितने भी कानून बनाए गए थे उसको हमने इसमें कर लिया। अब अगले वीडियो में हम ब्रिटिश ताज के अधीन पारित जो भी अधिनियम है उसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।